हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुफाने खिल्लारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचनप्रेमी या युट्यूब चॅनलवरती गलती किसकी या पुस्तकातील 22वी कहाणी हिरोईन से तोबा और दारू से धिक्कार. तुम्ही माझे मागील व्हिडिओ बघितले नसतील तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. मेरा नाम सुनीता है. मेरी आयु 29 वर्ष है. मेरा विवाह 2 बार हुआ था. मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, जिनमें 2 लड़कियां तथा 1 लड़का है. मैं मूलतः पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ. सन 1986 में दिल्ली आने के बाद से अब तक मैं एक बड़ी झुग्गी बस्ती में रह रही हूँ. मेरा परिवार बहुत गरीब था. अपनी 3 बहनों में सबसे छोटी थी. अब मैं छोटी सी ही थी क्योंकि मेरी माँ की मृत्यु हो गई. मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली. मेरी नई माँ अपने साथ मुसीबतें लेकर आई. मेरे पिता शराब पीने लग गए. मेरी बड़ी बहनों का बहुत पहले ही विवाह हो गया था. माँ के साथ दूसरों के खेतों में मजदूरी करना और खस्ताहाली में जीवन बिताना मेरी दिनचर्या बन गया. मुझे कभी स्कूल नहीं भेजा गया. मैं जब स्कूल जाने की बात करती, मेरी माँ मुझे पढ़ने की इजाजत न देती. पिताजी ने कभी ध्यान नहीं दिया. उनकी नज़र में लड़कियों का स्कूल जाना जरूरी नहीं था. मैं 16 वर्ष की हो चुकी थी, परंतु इस बीच मुझे ऐसा कोई क्षण याद नहीं आता जब मेरे पिताजी ने कभी मेरे लिए समय निकाला हो. अपनी सौतेली माँ से तो किसी प्रकार की उम्मीद मैं वैसे भी नहीं कर सकती थी. एकाकीपन की इस सोच ने मेरे अंदर गहरी उदासी भर दी. मैं जितनी अधिक स्नेह संभाल की अपेक्षा करती, उतनी ही उपेक्षा मेरे हाथ आती. उपेक्षा के मारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुकी थी. मैं अकेलेपन में बहुत व्यथित रहती. कभी कभार जब मेरी सहेलियां मेरे आसपास होती तो मुझे बड़ी तसल्ली मिलती. सीमा ऐसी एक सहेली थी. वह अपने पति के साथ अभी हाल में दिल्ली से लौटी थी. कुछ महीने पहले उनका विवाह हुआ था. वह अब मेरे लिए समय निकालती और अपने साथ साथ मुझे कभी कभी स्थानीय बाजार भी ले जाती. वहाँ वह अपने पति के लिए चीजें खरीदती, जिसे देखकर मुझे बड़ी ईर्ष्या होती थी. बहरहाल एक आध बार मुझे वो ऐसा उपहार देती जिसकी कीमत का मुझे पता भी न चलता, क्योंकि मुझे वैसी वस्तु पहले कभी मयस्क नहीं हुई. मुझे नहीं मालूम था कि वो उपहार था या कि मेरी सहेली मुझसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए वैसा करती थी. जो भी हो, धीरे धीरे मैं उसके काफी करीब आ गई और अक्सर उससे मिलने की फिराक में रहने लगी. एक बार गांव के मेले में मैं उसके साथ गई. उसका पति भी था. उसने मुझे ऑटो रिक्शा में बैठाया. मुझे खूब मजा आया. कुछ दूर जाकर जब उन्होंने एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी तो मैं ठहर गई. उन्होंने मुझसे कहा कि वे कुछ कर रहे हैं, वो मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं. चूंकि पीछे मुड़कर देखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैं राजी हो गई. जब वे मुझे रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचे तो थोड़ा मैं डर गई. जब मैंने उनसे स्टेशन आने का कारण जानना चाहा तो मेरी सहेली ने मुझे उलट सुलट जवाब देना शुरू कर दिया. जब उन्होंने मुझे गाड़ी में चढ़ने को कहा तो मैं हैरान रह गई. मैं खामोश होकर रोने लगी. उस समय तक मैंने इतने अधिक लोगों को अपने इर्द गिर्द नहीं देखा था. वे सब लोग मेरे लिए अजनबी थे. उससे पहले कभी मैं किसी स्टेशन पर नहीं गई थी और न कोई रेलगाड़ी देखी थी. जब मैंने उनसे घर वापस जाने की विनती की तो पहले वो मुझे पुचकारते रहे, मगर बाद में हिंसक हो गए. आसपास बैठे मुसाफिर मेरी हालत से नावाकिफ थे, क्योंकि मैं अच्छी तरह हिंदी नहीं बोल पाती थी. मुझे तो केवल बंगाली आती थी. मैंने रोना शुरू कर दिया. गाड़ी आगे बढ़ गई. अब मैं दिल्ली पहुंच चुकी थी. दिल्ली यानी मेरे सपनों का शहर. मैं खुश थी. मैं अपनी सौतेली माँ या लापरवाह बाप की सूरत कभी नहीं देखना चाहती थी. मैंने सोचा कि मेरी मतलबी बहनें मुझे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी. यह सब कुछ जबरदस्ती किया जा रहा था. मेरी सहेली ने कुछ दिनों तक मुझे अपनी झुग्गी में रखा. उन लोगों ने झुग्गी बस्ती में रहने वाले सलीम से पेशगी ले रखी थी. सलीम किसी किसी देहाती लड़की से शादी करना चाहता था. पूरा सौदा मात्र 2000 रुपये में तय हुआ था. जब मैंने शादी करने से इनकार किया तो सलीम ने अपने
पैसे वापस लेने के लिए सीमा और उसके पति के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। उन लोगों ने मुझे धमकाया कि अगर मैं सलीम के साथ शादी नहीं करूंगी तो वो मुझे दिल्ली जैसे बड़े शहर में दर दर भटकने के लिए अकेला छोड़ देंगे। क्योंकि मेरे सामने उनका प्रस्ताव मानने के अलावा कोई चारा न था, इसलिए मैंने शादी करने की हामी भर दी। सीमा और उसका पति इसी धंधे में लिप्त थे। मैंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया। इसके अलावा और मैं क्या कर सकती थी? विद्रोह करने की ताकत मुझ में नहीं थी। सलीम का बदहाल नशाखोर था। वह मेरे साथ बुरा बर्ताव करता और कई बार मुझे मारता पीटता था। क्योंकि सलीम मुझे कुछ भी कमाकर नहीं देता था जिससे चूल्हा जल सके, इसलिए मुझे लोगों के घरों में मोहरी का काम करना शुरू करना पड़ा। मैं उसके साथ 2 साल तक रही। इस बीच मेरे एक लड़की पैदा हुई, परंतु समय पर उचित दवा न मिलने के कारण वह 6 महीने की होकर मर गई। इससे मुझे बड़ी नफरत हुई और मैंने सलीम को छोड़ दिया। मैंने कुछ पैसे उधार लेकर उस बस्ती में अपनी निजी झुग्गी बनाई और महरी के रूप में काम करते हुए अपनी जिंदगी बसर करनी शुरू कर दी। संयोगवश सीमा एक बार फिर मेरे गांव गई और वहां उसकी मुलाकात मेरे पिता से हुई। वह मेरे बारे में जानना चाहते थे कि मैं कहाँ हूँ और कैसे हूँ। उसने न केवल तसल्ली दी बल्कि मुझे देखने के लिए वह उन्हें अपने साथ दिल्ली ले आई। मैंने उनके साथ वापस जाने से इनकार कर दिया क्योंकि मैंने अपने नए माहौल में खुद को ढाल लिया था। 1 साल बाद मैंने पप्पू नामक स्कूटर मैकेनिक मिस्त्री से शादी कर ली। उसने मुझे काम न करने के लिए कहा। वह पहली बार मेरी जिंदगी में खुशियाँ लेकर आया, परंतु खुशियाँ ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रह सकी। इस बीच हमारी एक लड़की हुई, लेकिन जब मैं दोबारा गर्भवती हुई तो पप्पू ने पुत्र की इच्छा जताई, परंतु वैसा नहीं हो सका। पप्पू ने बोतल तोड़ दी। वह उसका आदी हो गया था। वह काम धंधा छोड़कर घर में पड़ा रहने लगा। कई बार वह बहुत खूंखार हो जाता। एक बार हमारे बीच हुए झगड़े में उसने मुझ पर बोतल फेंक कर मारी, जिससे मेरे चेहरे पर स्थायी निशान पड़ गया। अब वह मुझसे काम करने और दारू का इंतजाम करने की अपेक्षा करने लगा। वह मुझे शराब के नाजायज धंधे में लगे लोगों से मिलने भी ले जाया गया और उनके गिरोह में शामिल कराया। चूंकि मेरे बच्चे और मैं भूख से व्याकुल थे, इसलिए मैं उनके गिरोह में शामिल हो गई। अब मैं शराब की तस्करी में सक्रिय हो चुकी थी। मुझे देशी शराब की हर थैली पर 2 रुपए मिलते थे। ये थैलियां मैं गत्ते के डिब्बे में सिर पर रखकर लाती। पप्पू की शराबखोरी बढ़ गई और उसके फेफड़े विकृत हो गए। डॉक्टर ने उसे दारू से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि अगर इसने एक बूंद भी ली तो घातक होगा। अपने सभी पड़ोसियों को मैंने पप्पू को शराब न बेचने या पिलाने की चेतावनी दी। एक दिन जब मैं काम से वापस आई तो पप्पू मौत से जूझता मिला। उसने शराब पी ली थी। पूछताछ करने पर पता चला कि उसने हमारी 6 वर्षीय बेटी लक्ष्मी के मार्फत शराब हासिल की थी। मैं लक्ष्मी और शराब बेचने वालों पर चिल्लाई, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पप्पू मर चुका था। उस वक्त मेरे पेट में 7 महीने का गर्भ था। पप्पू की मौत के कुछ दिनों बाद मैं शराब लाते हुए पकड़ी गई, लेकिन पुलिस ने जमानत पर मुझे छोड़ दिया। मैंने वह धंधा छोड़ने का फैसला किया। तंगी बढ़ती गई। गर्भवती होने के कारण मैं खुद भी कोई भारी काम नहीं कर पा सकती थी। मेरे साथियों ने मुझे स्मैक रखने और बेचने की सलाह दी। उसके लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था। उन्होंने मुझे 20% मासिक ब्याज की दर से 4,000 रुपये दिए। मैं आज भी उसका भुगतान कर रही हूँ। मैं कर्ज देने और धंधा शुरू करने वाले दिन ही पकड़ी गई। पुलिस ने मुझे जेल भेज दिया। 14 महीने के बाद मैं जमानत पर छूटी। मेरे मुकदमे पर पैरवी अदालत द्वारा उपलब्ध कराए गए नए वकील ने की। मुफ्त कानूनी सहायता का प्रबंध जेल के अंदर से किया गया। लक्ष्मी इस दौरान मेरे पड़ोसियों के साथ रही। मेरी झुग्गी से जो किराया मिलता वह उसके गुजारे के लिए पर्याप्त था। सरस्वती नामक मेरी दूसरी बेटी मेरे साथ जेल में रहती थी तथा बेटा प्रकाश जेल में ही पैदा हुआ। जेल में रहकर मैंने पढ़ना सीखा तथा बुनाई और क्रेच प्रबंधन जैसे व्यावसायिक कोर्सों में प्रशिक्षण लिया। इससे मुझे आगे बढ़ने की बड़ी संख्या में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का मौका मिला। मेरी रिहाई के फौरन बाद मुझे नवज्योति में नौकरी मिल गई।
नवज्योति नामक संगठन जेल में क्रेंच प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा था। तब से मैं क्रेंच वर्कर हूँ और छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मेरी बेटी अब एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही है। उनका खर्च इंडिया विजन फाउंडेशन नामक एक गैर सरकारी संगठन उठा रहा है। उल्लेखनीय यह है कि संगठन अपराध प्रभावित परिवारों के बच्चों को शिक्षित करने की परियोजना चलाता है। इसमें गलती किसकी है? मेरा ख्याल है कि मेरे पिता को अपने बच्चे के ऊपर पुनर्विवाह के प्रभावों का एहसास का दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए था। अगर मेरी माँ मेरे प्रति हमदर्द होती तो शायद मैं उन्हें छोड़कर मेले में न आ जाती और नहीं उनका विश्वास तोड़ती। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मुझ में अच्छाई बुराई समझने का ज्ञान होता। इसके साथ ही मैं समझ सकती कि कौन मेरा असली दोस्त है और कौन मेरा नकली दोस्त है। अनपढ़ होने के कारण अपने माँ बाप को अपने अपहरण के बारे में मैं कुछ लिख नहीं सकी। जिस माहौल में रही उसने मेरे जीवन में बदलाव की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज दिल्ली जैसे शहरों की झुग्गी बस्तियों में शराब, चरस, स्मैक समेत अन्य नशीली चीजें बहुतायत में उपलब्ध है, जिन पर अधिकारियों का अंकुश लगाना चाहिए। इससे हजारों लाखों स्त्रियां, पुरुष, बच्चों का जीवन तबाह होने से बचेगा। सरकारी एजेंसियां तथा स्वयंसेवी संगठनों को झुग्गी झोपड़ी बस्तियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है?